नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने जो है वन लाइनर जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा शुरू की थी, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से कुल 300 प्रश्न कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से पुनः जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो जिन दोस्तों ने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किसको जो है किस भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन को मिला है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे। तो सही जवाब हो जाएगा शहनाई। आपने रेडियो एफएम वगैरह पे सुना भी होगा कि जब सुबह 6 बजता है तो शहनाई बजती है, तो वही जो शहनाई है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की ही बजती है। आइए प्रश्न संख्या 3 की चर्चा करते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा रूस। आपने जब जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी तो उसमें ज़्यादातर लौ इस्पात संयंत्र पे जोर दिया गया था, उसमें भिलाई इस्पात संयंत्र भी लगाया गया था। और उस किसके सहयोग से लगाया था। तो रूस के सहयोग से लगाया था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक दिन जो है जीएस से संबंधित किसी न किसी माध्यम से महत्वपूर्ण चर्चा की जाती है। और दोस्तों, ये आज 100 प्रश्न हैं तो थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम इसको विस्तारित रूप से तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो 100 अगर महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, अगर उनको भी अगर आप याद कर लेंगे, इनसे संबंधित अगर 1-2 पॉइंट हम साथ में बताते चलेंगे, अगर आप इतना भी याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, अगर नहीं पता हो तो उसको आप नोट करते चलिएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 की चर्चा करते हैं कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। हिमाद्री। देखो, उत्तरी ध्रुव क्या है, जो अटलांटिक वाले क्षेत्र में जाओगे आप, सॉरी आर्कटिक वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे अलग अलग अनुसंधान लगे हैं अन्य अन्य देशों के। तो उसमें भारत का भी एक अनुसंधान लगा है, कौन सा, हिमाद्री। आइए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखो, विश्व में पूछा गया है तो विश्व में सबसे पहले कौन चढ़ा था। तो उस महिला का नाम है जापान की जुनको तबाई। क्या नाम है, जापान की जुनको तबाई। ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। आइए आगे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7, पीलिया किस अंग का रोग है। देखो, जब पीलिया हो जाती है तो वो क्यों होती है। सबसे पहले क्योंकि लीवर में कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है, या कह सकते हो यकृत में कोई ना कोई समस्या आ जाती है, जिसके चलते पीलिया रोग हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो पास्कल के नियम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो मैग्नीशियम है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में क्या पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 11 की चर्चा कर लेते हैं कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का पढ़ने का प्रयास किया था। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो है अशोक के अभिलेखों का पढ़ने का प्रयास किया था। एक आपने नाम और सुना होगा, रोडजन। बताएं रोडजन किससे संबंधित है। आइए प्रश्न संख्या 12 की चर्चा कर लेते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो देखो, आप अगर उधर देखें जाके तो जो मुझे जो याद आ रहा है कि तृतीय जो बौद्ध संगति थी वो अशोक ने करवाई थी, और अशोक को जो है उपगुप्त ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया था। और इसमें पिटक भी जोड़ा गया था, तृतीय पिटक, अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 13 है कि वह मुगल बादशाह जो अशिक्षित था। तो अकबर जो है एक अशिक्षित मुगल बादशाह था और सभी लगभग शिक्षित थे, कुछ ना कुछ कमियां थी, परंतु जो मुगल बादशाह अगर देखा जाए अकबर के बारे में तो अकबर एक अशिक्षित शासक था, तब भी बहुत दिन तक ये शासन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने जो है अमृतसर शहर की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 15 है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये तो सभी को पता होगा कि गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। प्रश्न संख्या 16 है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो लंगर प्रथा की शुरुआत जो है सिखों के द्वितीय गुरु जो है कौन थे? अंगद ने जो है लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। और इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न और बनता है गुरुमुखी लिपि जो पंजाबियों की लिपि है, ये जो है इन्होंने शुरू कराई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और अगर यहीं पे पूछ लिया सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो हम लोग क्या बताएंगे? सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद है और सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है? तो 1951। और कब तक पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं? तो कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। और कब तक? 2014 तक। तो हम कह सकते हैं 1951 से लेकर 2014 तक कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। पहली कब? तो हम कहेंगे 1951 और लास्ट 2014 तक। प्रश्न संख्या 20 है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तुड़वाया था? तो नाम आपको याद रखना है बख्तियार खिलजी। इसने जो है बहुत से साक्ष्य जो है जलवा दिए थे, जिसमें जितने भी पत्ते पहले केला के पत्तों पे लिखे जाते थे पत्र, तो वो कई चीज़ें जो है कई साक्ष्य जो है इसने मिटवा दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय के। आइए प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा O। दोस्तों मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि साइंस से संबंधित, किससे? विज्ञान से संबंधित। और विज्ञान में कौन सा? जीव विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा मैम जी के द्वारा कराई जा रही है। तो उनकी साइंस की अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहाँ से साइंस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न कर सकते हैं। और वहाँ पे मैम जो है क्या करती हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी करा देती हैं। तो आप वहाँ से जाकर अगर आप इच्छुक हैं साइंस पढ़ने के तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या अगले बात करते हैं, प्रश्न संख्या 22 के कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सभी को पता होगा विटामिन डी। प्रश्न संख्या 23 है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था, इसलिए राजा राम मोहन को सती प्रथा का अंत के बारे में प्रणेता बोला जाता है। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये कल के वीडियो के माध्यम से हमने इसके बारे में चर्चा की थी। रामकृष्ण मिशन आ जाएगा तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। आर्य समाज आएगा तो कौन हो जाएगा? स्वामी दयानंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। और अच्छा ब्रह्म समाज तो कौन सा हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है दी थी। ये हम कल तुमको बताए थे जब हम वहाँ पे बता रहे थे कि अगर पूछा जाता है राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को, तो कौन था राष्ट्रपिता? किसने कहा था बताइए? ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है। देखो सर्वोच्च है भारत रत्न, इसके बाद में फिर जो है क्या आता है? पद्म
पद्म विभूषण, और इसके बाद में आता है पद्मश्री, नहीं सॉरी पद्म भूषण, और लास्ट में आता है पद्मश्री। तो ये 3 याद रखना है। देखो सबसे सर्वोच्च कौन है, भारत रत्न है। इसके अलावा फिर जो है पद्म पुरस्कार में देखा जाएगा तो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री। अगर इनका क्रम देखा जाए तो सबसे पहले भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। तो हमें आशा है कि आपको याद हो गए होंगे। आइए प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार। तो ये तो सभी पता होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। प्रश्न संख्या 30 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो वीरता के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान का है तो परमवीर चक्र है। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो कालिदास को। ये सब आपको याद होंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको तो मैं करवाऊँ। देखो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं उसको थोड़ा और विस्तारित कर देता हूँ। प्रश्न संख्या 32 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो यूरी गागरिन, जो कहाँ के निवासी थे, रूस के निवासी थे। प्रश्न संख्या 33 है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया। तो प्रथम अगर भारतीय उपग्रह पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, आर्यभट्ट को बताएंगे, जो 1975 में जो छोड़ा गया था। और कहाँ से छोड़ा जाएगा अगर भारत में तो श्रीहरि कोटा, और ये कहाँ पड़ता है तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहीं से सारे जितने मिसाइलें हैं, जितने उपग्रह हैं लॉन्च किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से दोस्तों होता है, आयोडीन की कमी से होता है। वो कहाँ पे होता है, गले वाले क्षेत्र में होता है। प्रश्न संख्या 35 है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो अग्नाशिक जो ग्रंथ है ये इंसुलिन स्रावित करती है। प्रश्न संख्या 36 है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड खेल जो कप है उसका संबंध जो है फुटबॉल से है। अच्छा बताओ, ईरानी कप का संबंध किससे है। बिल्कुल सही, ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। प्रश्न संख्या 37 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 मान्यताओं को जो है भाषाओं को मान्यता दी गई है। देखो यहाँ से प्रश्न से भी एक प्रश्न बन सकता है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल 12 अनुसूची हैं, और 12 में से 8वीं अनुसूची में किसको मान्यता दी गई है, भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 39 है कि चीन की मुद्रा कौन सी है। तो चीन की मुद्रा है युआन। प्रश्न संख्या 40, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो हेनरी डुनाट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। प्रश्न संख्या 41, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन है। तो हीमोग्लोबिन की जब कभी शरीर में कमी पड़ती है तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। आइए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी। देखो अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था तब तो हम बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था तो एक नाम आपको याद रखना है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, तो ये दिल्ली का एक सुल्तान था, या कह सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है उत्तराधिकारी था। और इसने जो है 1229 में जो है इसका कार्य पूर्ण कराया था। आइए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। प्रश्न संख्या 44 है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। ये कई बार प्रश्न बना है, विवेकानंद स्मारक। तो विवेकानंद स्मारक कहाँ है, कन्याकुमारी है में। और आप सभी को पता है कन्याकुमारी से आपको क्या याद रखना है कि ये भारत के मुख्य तट का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो पूछा गया लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो शरीर के किस भाग में, तो अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न संख्या 46 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को हर वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
प्रश्न संख्या 47 देखते हैं कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? ब्लड प्रेशर मापने के लिए। आइए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 49 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गए थे? तो 1907 में एक अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था, लेकिन फिर 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन होता है और उसके माध्यम से पुनः जो है ये दोनों जो दल विभाजित हुए थे ये एकीकृत हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? आजकल आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत से अगर प्रश्न आता है तो वो मंदिरों से संबंधित आता है, किसने बनवाया, या मंदिर कहाँ है, किस चित्रकला से संबंधित है, ये प्रश्न बनते हैं आजकल, आपने देखा होगा। तो पूछा गया तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम जो चोल प्रथम थे उन्होंने जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। प्रश्न संख्या 51 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और इस समय अगर वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, या इसको जीवी मावलंकर भी याद रख सकते हैं। और अभी मैंने बताया वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला है। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण या इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप की इच्छा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लगभग में हम लोगों ने 50 से 52 प्रश्न कर लिए हैं, अभी आधे प्रश्न और बचे हैं। तो आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान मग्न होकर प्रश्नों को करते रहिएगा, भटकना नहीं है। प्रश्न संख्या 54 है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? मैक्सिको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। और मैक्सिको कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है मैक्सिको। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन हो जाएगा? वेटिकन सिटी हो जाएगा। और यही अगर क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाता तो ये तो सभी को पता होगा, कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। और किस शहर में है? तो पनामा शहर में है, इसलिए पनामा नहर नाम इसका रखा गया है। प्रश्न संख्या 59 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल। मैंने बताया था 22 मार्च याद रखना है, 22 अप्रैल याद रखना है, और साथ ही साथ 22 क्या याद रखना है? मई याद रखना है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, चलो मैं ही बता देता हूँ। 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस होता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 22 के चुंगल में फंस मत जाना, कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि ये ऑप्शन में पृथ्वी दिवस, जल दिवस और जैव दिवस ये तीनों दिए होते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब है अबुल फजल। और आप सभी को पता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसमें अबुल फजल भी एक नवरत्नों में
शामिल था। प्रश्न संख्या 63 है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन जो कप है वो टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। प्रश्न संख्या 64 है, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 65 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन हो जाएगी? फीमर, या इसे जांग की हड्डी भी बोल सकते हैं। और सबसे छोटी अगर पूछा जाएगा तो स्टेपीज होती है, स्टेपीज। और स्टेपीज या इसे कान की हड्डी भी बोला जा सकता है। तो याद रखना, ये है सबसे बड़ी और ये है सबसे छोटी। प्रश्न संख्या 66 है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? देखो यहाँ पे हड्डियां नहीं पूछा गया, हड्डियां होता तो 206 आप बता देते हैं। पूछा गया पेशियां कितनी हैं। पेशियां कितनी होती हैं? 639 पेशियां होती हैं मानव शरीर में। प्रश्न संख्या 67 है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त या आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। प्रश्न संख्या 68 है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जस्तीकरण या गल्वेनियनकरण कहा जाता है, या जो है गल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखना है। क्या? जब जंग लगती है, इसको जंग को लोहे पर जो बचाया जाता है, या लोहे पर जो जंग लगे उसको बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, उसे क्या बोला जाएगा? गल्वेनाइजेशन बोला जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। प्रश्न संख्या 70 है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पिछले वीडियो के माध्यम से भी जाना था कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है डिगबोई, असम में स्थित है। प्रश्न संख्या 71 है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा जो है कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 72 है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में चार जो मीनार है उसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। प्रश्न संख्या 73 है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा जो पूर्ण स्वाधीनता जो का प्रस्ताव था ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था कि हम लोग जो है क्या मनाया करेंगे? स्वाधीनता दिवस मनाया करेंगे। और कब मनाया करेंगे? तो 26 जनवरी को मनाया करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। प्रश्न संख्या 75 है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश होगा। प्रश्न संख्या 76 है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सबसे पहले 712 ईस्वी में एक शासक थे भारत के जिसका नाम था दाहिर, सिंध वाले क्षेत्र में, उन पे आक्रमण किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगस्थनीज था। अब मेगस्थनीज की अच्छा पुस्तक का नाम बताएं क्या है? बिल्कुल सही, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका नाम है। आइए प्रश्न संख्या 78 की विटामिन की खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज फंक ने की है। प्रश्न संख्या 79 है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन की है। प्रश्न संख्या 80 है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो देखो यहाँ पे आपको समझना है, अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो 21 जून, और यह अगर पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा तो 22 दिसंबर। कब होगा? 22 दिसंबर। ये कहाँ है? ये दक्षिणी गोलार्ध में है। समझना है, अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा,
अच्छा, हम कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रश्न संख्या 82 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो जो मानव शरीर है उसमें सबसे अधिक जो क्रिया जो पाचन की होती है वो छोटी आंत में होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि खाना एक नहीं कई जो है प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। पाचन क्रिया होती है इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी का योगदान होता है, लेकिन अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है। आइए प्रश्न संख्या 84 देखते हैं कि आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ये तो आप सभी को पता ही होगा। प्रश्न संख्या 85, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पिछले वीडियो के माध्यम से भी जाना था। प्रश्न संख्या 86, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा शुक्र। ये और अगर पूछ लिया जाए सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा बुध। ये भी आपको याद रखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बृहस्पति। पूछ लिया जाएगा सौरमंडल में जो है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? बुध। ये कई प्रश्न सौरमंडल से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। प्रश्न संख्या 88 है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो सूर्य से जो पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 89 है, डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया है। प्रश्न संख्या 90 है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। और अच्छा, रेशम पालन को क्या कहते हैं बताएं? बिल्कुल सही, क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। इस तरीके से कई प्रश्न बनते हैं, आप देख लीजिएगा कल्चर से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या बोला जाता है? होम पेज कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 93 है कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जो 4 व्हीलर गाड़ी होती है या 6 व्हीलर 8 व्हीलर कितने भी मतलब जो गाड़ियां होती है या 2 व्हीलर, उसमें जो है शीशा एक लगा होता है या मिरर लगा होता है, तो वो कौन सा लेंस उसमें होता है? उत्तल लेंस होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 है कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का गति क्या होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि जो गति होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आइए प्रश्न संख्या 95 की चर्चा करते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। और कितने प्रतिशत सूर्य में है? तो 71% है। और वैसे अगर तारों में पूछी जाएगी हाइड्रोजन की मात्रा तो हम बताएंगे 75%। ये याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य में पूछी जाएगी 71%, तारों में पूछी जाएगी तो 75% बताना है। प्रश्न संख्या 96 है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और क्यों है? आप सभी बताएं। क्योंकि ये आप सभी कमेंट अच्छा करके बताइए कि शुक्र जो है चमकीला ग्रह क्यों कहलाता है? ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है ना, क्यों है बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह है क्यों? CO2 की अधिकता के कारण, इसलिए यह जो है चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 97 है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेली। हेली नामक पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष के बाद देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 98 है, पृथ्वी और सूर्य की कितनी दूरी है? तो देखो अगर पूछ लिया जाए औसतन दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो 14.70 करोड़ किलोमीटर,
और अधिकतम पूछ ली जाए कि तो कितना हो जाएगा 1500 या 15.30 करोड़ किलोमीटर। तो इसमें देखो लगभग लगभग कितना दिया गया पृथ्वी की दूरी, तो 15 करोड़ किलोमीटर दी है, क्योंकि 14.98 करोड़ किलोमीटर दी है। प्रश्न संख्या 99, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अब देखो अभी तक क्या होता था, किसमें दिया होता था, मिनट उसमें दिया होता, मिनट में दिया होता था, लेकिन इसमें किसमें पूछा गया है, सेकंड में पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा 500 सेकंड, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड आपने पढ़ा होगा। तो अक्षन 48, 480 और 20 कितना हो गया 500 सेकंड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिनट से सेकंड कैसे बनाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 100 की चर्चा करते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया। तो ये तो सभी को पता होगा, आपने जाना भी होगा कि भारत में पहला परमाणु जो परीक्षण हुआ था वो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि और से ज़्यादा लोग जो है चैनल के साथ जुड़ सकेंगे, जिससे कि हमें भी एक जो है एनर्जी मिलेगी कि हाँ कि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना देखते हैं, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।